तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यह स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन कि नहीं पूछा गया। देखिए यह स्टेट में, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए यह स्टेट 9/6/2024 का ये आर्ट ऑफ टीचिंग है, जो आपके एग्जाम में 50 नंबर का पूछा जाता है ना, उसका पूरा क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके एग्जाम में 50 में से 30 रहता है, तो वही हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए 9/6/2024 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। फिर देखिए बिहार या स्टेट का, देखिए ये सब है ना, तो इसको हम एकदम समझा करके आपको अच्छे से पढ़ाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ भी देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब हम आपको अभी हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। पर देखिए जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करने से पहले कुछ एक स्मार्ट तरीका होता है, वह स्मार्ट तरीका आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। हम भी ये स्मार्ट तरीका लगा करके हम अपना जो सीटेट का एग्जाम होता है, सीटेट के एग्जाम में हमारा 28-29 क्वेश्चन सही हुआ था। इस तरीके से अगर आप भी करेंगे तो आपका भी, हमारा यह स्टेट में भी काफ़ी क्वेश्चन सही हुआ था, तभी तो हमारा 122 नंबर 118 नंबर आया था। समझ गए। देखिए पहला आपको तरीका क्या लगाना है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला तरीका आपको क्या लगाना है वो हम बताना चाहते हैं आपको। तो बेस्ट ऑप्शन खोजना है। क्या करना है दोस्तों? बेस्ट ऑप्शन खोजना है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना ये टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसमें आपको लगेगा कि ये तरीका अगर आप अपना लेंगे तो आपका देखिए 30 में से 25-24 तो एकदम कन्फर्म सही होगा। तो हम स्मार्ट तरीका एक बार पहले बता देते हैं। बेस्ट ऑप्शन खोजना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो लगेगा, लगता है पहला सही है, फिर लगता है दूसरा भी सही है। तो इस तरीके से आपको संभावना लगने लगेगी कि लगता है पहला दूसरा भी सही है। तो सबसे पहले सारा ऑप्शन देखना है, मतलब चारों का चारों ऑप्शन चेक करना है। ये ना कि पहला का ऑप्शन देख करके आंसर मार के निकल गए, नहीं, गलत हो जाएगा वैसे में। चारों ऑप्शन देखना, उसमें जो सबसे ज्यादा बेस्ट है उसको चेक, वो होगा आपका उत्तर। समझ गए। तो पहला बेस्ट ऑप्शन खोजना, ऑल ऑप्शन देखना है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑप्शन देखना है आपको। ऑप्शन सारा आपको देखना है दोस्तों। ये जो यहाँ जो ऑल ऑप्शन लिखे हैं ना, ये ऑल ऑप्शन का मतलब है कि सारा ऑप्शन आपको देखना है। ये ना कि पहले दूसरा आप देख लिए ऑप्शन और निकल गए, तो वैसे में फिर आपका गलत हो जाएगा। चारों ऑप्शन देखिए। अच्छा, उसमें जानते हैं दो सही हो सकता है, पर जो सबसे ज्यादा सही होने की संभावना है वो ओरिजिनल उत्तर होता है। अब प्रश्न को देखिए, 2 नंबर पॉइंट ऑफ डिस्क्राइब करेंगे। प्रश्न को 2 बार पढ़ना है दोस्तों। कितना बार? प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। ये ना कि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। समझ गए। एक बार में आप भ्रमित हो जाएंगे कि क्या आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए प्रश्न को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िएगा। समझ गए। अब देखिए टीचिंग वर्ड का अर्थ समझ, कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं इसमें, टीचिंग या टेक्निकल वर्ड, जैसे अधिगम है, शिक्षण है। समझ गए। तो अधिगम जो एक ऐसा शब्द है वो आपको समझ में नहीं आएगा। अब जो अंतः क्रिया लिख देगा, अंतः क्रिया देखिए, तो आपको अंतः क्रिया समझ में नहीं आएगा। तो टेक्निकल जो वर्ड है, जो टीचिंग का कुछ वर्ड होता है, टेक्निकल टीचिंग का वर्ड, उसका अर्थ नहीं समझेंगे तो आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे। तो उन वर्ड को आप कैसे समझेंगे? ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तभी वो अर्थ आपको समझ में आएगा। फिर आगे समझिए, 4 नंबर पॉइंट पे बात करें, तुलना। अगर देखिए वाक्य में, वो आपका क्वेश्चन में अगर तुलना दिया रहेगा, समझिएगा दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन में तुलना अगर दिया रहे, 2 चीजों से जब तुलना हो, तो समझिए वो क्वेश्चन, वो ऑप्शन आपका गलत होगा। फिर निगेटिव सेंस में अगर कहीं बात होगा, निगेटिव अगर ऑप्शन कोई होगा ना, नकारात्मक ऑप्शन, निगेटिव वाला जो निगेटिव सेंस दे रहा है, समझिएगा वो भी आपका गलत हो जाएगा। समझ गए। ये 95% में यही नियम फॉलो होता है। कहीं पे अगर ऑप्शन में केवल दे दे, केवल ऑप्शन करके कि केवल यही कर पाएगा, केवल यही हो सकता है, तो केवल जो अगर दे देगा ना, तो केवल ऑप्शन भी गलत होगा। तो ये समझ गए, तुलना, निगेटिव और केवल ऑप्शन करके कि यह काम श्याम ही कर सकता है, जैसे अगर दे दे तो ये गलत हो जाएगा। समझ गए। तुलना नहीं कराना, कभी भी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए तुलना नहीं कराना है। निगेटिव सेंस रहेगा वो गलत कर देंगे, ये सब ऑप्शन गलत होगा। इसको क्वेश्चन के आधार पर देख लीजिएगा। आप देखिए एक और 5वां तरीका हम बता रहे हैं आपको, दोनों ऑप्शन, सभी ऑप्शन सही होगा। आपके एग्जाम में देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा ऑल, मतलब इनमें से सभी सही है। तो जो सभी सही वाला दिया रहेगा ना, वो 95% केस में वो सही होता है। ये सब तरीका आप जान लीजिए। जो पर ये क्वेश्चन के आधार पे होगा। समझ गए। अब मान लीजिए आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, तो उसमें कहीं आपको दिख गया ऑप्शन डी लिखा हुआ है कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी वाला क्वेश्चन हमेशा सही ही होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। अभी हम सब क्वेश्चन कराएंगे ना, अभी तो आपको हम सब बताएंगे, आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा इसमें। फिर आगे देखिए, दोनों ऑप्शन कहीं कहीं पे रहेगा ना, ए और बी दोनों सही होगा, तो ए और बी दोनों वाला ऑप्शन भी काफी 95% केस में सही होता है। अब चलिए, अब हम लोग आगे कुछ चलते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्या करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखें, और देखिए जो अभी हम आपको तरीका बताए ना, वो तरीका आपको यहाँ पे क्या करेगा, आप काम करेगा। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन आश्रित चर है? आश्रित माने डिपेंडेंट,
आश्रित बने दोस्तों डिपेंडेंट हैं। तो ये डिपेंडेंट कौन होता है इसमें बताइए? छात्र ही तो डिपेंडेंट होता है। देखिए यहाँ पे आपको देखने में क्या लगेगा, शिक्षक भी डिपेंडेंट हो सकता है। ये सिद्धांत माता पिता को तो ऐसे ही गलत कर देंगे, माता पिता डिपेंडेंट का कोई बात ही नहीं। माता पिता के यहाँ क्या बात आएगा पढ़ाई लिखाई में? तो शिक्षण अधिगम में, क्योंकि माता पिता पढ़ने जाते नहीं, सिद्धांत का कोई यहाँ पे मतलब नहीं। तो छात्र और शिक्षक यही दो में आप कंफ्यूज करेंगे तो आपको लगेगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में से कौन सा आश्रित चर है? आश्रित तो हमेशा छात्र आश्रित होता है, शिक्षक आश्रित नहीं होते हैं। शिक्षक तो चाहेंगे तो अकेले भी कहीं भी पढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया में क्या होगा दोस्तों, मतलब छात्र को अगर छात्र जो है, विद्यार्थी जो है, हमेशा वो आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? टीचर पे। आप ही सोचिए ना, अगर आपको नहीं कोई पढ़ाया होता बचपन में या तो आपको कैसे आप सीख पाते? तो आप आश्रित हैं, समझ गए? टीचर तो अपना काम, टीचर वाला काम छोड़ के कोई और भी काम कर सकता है, पर जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी हमेशा आश्रित होता है टीचर पे। आप बात समझ गए होंगे, तो समझ गए। चलिए अब अगला देखिए, निम्न कौन सा सीखने का नियम है? देखिए क्वेश्चन का पूछा है स्टेट नोट 2024 शिफ्ट 1 में। सीखने का नियम है, बताइए दोस्तों क्या है सीखने का नियम? देखिए प्रेरणा का नियम लग रहा है कि ये भी सही होगा, लग रहा है ये भी सही होगा, ए वाला। व्यक्तिगत अंतर का कानून, देखिए व्यक्तिगत अंतर, यहीं पे ऐसा टेक्निकल वर्ड आ गया कि समझ में ही नहीं आ रहा है। हमको तो आ रहा है, आपके बारे में बता रहे हैं, आपका हम व्यू देख रहे हैं। फिर अभ्यास का नियम, यहाँ पे प्रेरणा का नियम भी हो सकता है, अभ्यास का नियम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ए और सी में, ऐसा लग रहा है देखने में। पर हम आपको क्या बताएं, जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको खोजना है। देखिए हम यहाँ पे आपको हम बताएं दोस्तों, क्या बताए हैं कि ऑप्शन सारा देखना है। यहाँ देखिए ऑप्शन सब देखना है, पर बेस्ट ऑप्शन पे आपको ध्यान देखना है। ये पहला वाला चेक करिए, बेस्ट ऑप्शन खोजना है। तो बेस्ट ऑप्शन कैसे आपको मिलेगा, आप ही बताइए। हाँ ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा सीखने का नियम है? तो सीखने का नियम में अभ्यास का नियम जो होगा बेस्ट होगा, क्योंकि जब आप कोई चीज सीखते हैं तो क्या सीख लेने के बाद आपको बार बार अभ्यास करना होता है। अगर कोई आपको सिर्फ प्रेरणा दे रहा है तो प्रेरणा देने से थोड़ी हो जाएगा। आप मान लें तैरने के लिए सीखे हैं, तो तैरने के लिए बार बार आपको वहां पे अभ्यास करना पड़ेगा, तब ना। एक बार आप पानी में थोड़ा थोड़ा तैर लिया उसके बाद चलाए तो क्या आप सीख लेंगे? नहीं, अभ्यास करना पड़ता है। तो सीखने का नियम का जो बेस्ट यहाँ पर आंसर होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा अभ्यास का नियम। समझ गए? देखिए हम आपको डिटेल में एकदम समझा रहे हैं दोस्तों, अभ्यास का नियम होगा, समझ गए? तो इसीलिए हम आपको कहे थे कुछ जो हमारा तरीका है। अब कह रहा है कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी, देखिए यहीं पे टेक्निकल सब समझिए। शिक्षार्थी माने विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, मतलब एक्टिव रहे विद्यार्थी उसमें, के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है। अंतःक्रियात्मक या आंतरिक प्रेरणा, जो बच्चा सेल्फ मोटिवेशन होता है उसको, जो खुद से जब बच्चा मोटिवेशन होता है उसको कहा जाता है आंतरिक प्रेरणा। और अंतःक्रियात्मक सेटिंग, देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि ये सहायता प्रदान करता है। कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने के लिए? तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों? वाइगोत्स्की का रचना सिद्धांत। यही सब समझना है, ये तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो बड़े बड़े शिक्षाविद हुए हैं, समझ गए, तो उन लोगों का क्या करना है, जो सिद्धांत वो सब दिए हैं उसको थोड़ा थोड़ा, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट जो हुए हैं उनका कुछ कुछ का सिद्धांत पढ़ना होता है। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, देख लीजिए 2 बार पूछा नहीं, स्टेट 2024 में 2 शिफ्ट में अलग अलग टाइम में पूछा है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो यहाँ सिद्धांत का मतलब होगा नियमों की सख्ती से पालन किया जाना। ये देखिए आप सही उत्तर होगा, समझ गए? शिक्षार्थी अभिभावक को, देखिए जो लग रहा है ये भी होगा, देखिए ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, समझ गए? तो पर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सिद्धांत का मतलब ये होता है नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। अगर नियम सख्ती से पालन नहीं होगा तो फिर जो अनुशासन है विद्यार्थियों में वो नहीं बन पाएगा, फिर नियम टूट जाएगा, समझ गए? और नियम जब टूट जाएगा तो परेशानियां आने लगेगी। अब मान लीजिए टॉयलेट के लिए हम क्लासरूम में बना दिए कि भाई टॉयलेट जब घंटी लगेगा तो टॉयलेट जाना है। अब उसमें भी कहें कि 2 लड़का 4 लड़का करके जाना है, पर यहाँ पर पता चल रहा है 10-10 लड़का जा रहा है, तो बाहर में फिर भीड़ बढ़ जाएगा। तो वही है, जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसको सख्ती से पालन करवाना है, समझ गए? तो हम एक तरीका आपको हम बताएं कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। आज हम देखिए दोस्तों, हम पूरा अच्छे से देखेंगे कौन से सीखने के लिए SIR कंडीशन पर जोर देता है। तो इनमें से सभी होगा, पावलोव का, वाटसन का, थॉर्नडाइक का, ये सबका क्या होता है दृष्टिकोण SIR पे निर्धारित होता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन देखिए फैक्ट का है। फैक्ट कहने का मतलब है ये जो मनोवैज्ञानिक है उनको ध्यान देना, जैसे वाटसन है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, तो ये सबका थोड़ा थोड़ा नियम जो सिद्धांत है उसको पढ़ लेना। देखिए वाटसन का व्यवहारवाद,
थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। और फिर देखिए पावलोव का क्या होता है, शास्त्रीय अनुबंधन। ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर, देखिए पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता है। तो देखिए जीवन शैली का पसंदीदा मूल्य प्रणाली, कुछ जो जीवन का मूल्य होता है ना, कुछ नियम होते हैं जीवन में, तो जो हमको पसंद आता है उस नियम को हम फॉलो अगर करते हैं तो जीवन शैली विकसित करा। जीवन शैली जो लाइफ टाइम तक चलता है जो चीजें, तो ये किससे संबंधित होगा आप ही बताइए। ये चरित्र निर्माण से। जीवन शैली माने जो जीवन शैली चरित्र से ही, तो चरित्र निर्माण जो हमारा क्या होता है, कैरेक्टर बन जाता है, उस तरह का आदत बन जाता है लाइफ टाइम के लिए। किसी को अगर सुबह उठ के 4 बजे उठ करके क्या करना है, दौड़ने की आदत है या पढ़ने की आदत है, और रोज रोज ये काम करेगा, उसका पसंदीदा अगर हो जाता है, समझ गए। तो पसंदीदा किसी को लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा लगता है, तो जीवन भर वो क्या सोचता है, जब तक उसको नौकरी चाकरी नहीं लगता है तब तक वो व्यक्ति क्या सोचता है कि हम रोज लाइब्रेरी में ही हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो उसका वो क्या एक तरह का चरित्र चित्रण हो जाता है, उसका माइंड में वो चीजें सेट हो जाती है। ऐसे देखिए उदाहरण बहुत सारा हो सकता है, हम अपने तरीके से चीजों को समझा दिए। जो सीखने की विशेषता नहीं है दोस्तों, जो सीखने की विशेषता नहीं है, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। नहीं, गलत होगा, ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा दोस्तों, क्योंकि सीखना जो है हम कभी कभी नकारात्मक, कभी कभी देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, कह रहा है नहीं है, तो नहीं में यही होगा ऑप्शन बी। क्यों होगा, क्योंकि जो सीखना होता है कभी कभी सकारात्मक भी होता है, कभी कभी नकारात्मक भी होता है। नकारात्मक में हम कोई चीज सीखते हैं, गलती कर देते हैं, तो गलती करते हैं तो फिर से उसको सीखते हैं, सुधार की गुंजाइश होती है, समझ गए। तो इसीलिए कहा जाता है सीखना हमेशा क्या होता है, सकारात्मक नहीं होता है। सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, क्योंकि एक बार में कोई चीज अच्छे से हम नहीं सीख पाते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती है, समझ गए। हाँ, एक देखिए अब यहाँ पे सीखना व्यवहार का संशोधन है। हाँ भाई, इसमें व्यवहार परिवर्तन होते जाता है, जैसे जैसे अच्छे से सीखते जाते हैं, एक्सपर्ट होते जाते हैं। सीखना एक सतत प्रक्रिया, ये भी देखिए सही है। सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया, ये भी सही बात है। मैंने कह रहा है नहीं होगा, तो इसमें हमेशा सकारात्मक नहीं होता है सीखना, समझा दिए। शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं, बताइए। जीवन के समायोजन हेतु, किसके लिए दोस्तों, समायोजन। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि समय व्यतीत करने हेतु। देखिए समय व्यतीत करने के लिए कोई शिक्षण में अनुभवी सदस्य, जो एक्सपर्ट लोग हैं शिक्षण में, वो अपरिपक्व, जो क्या है, अपरिपक्व माने जो अभी बढ़िया से मैच्योर नहीं हुए हैं, उस व्यक्ति का मार्गदर्शन के लिए करते हैं, समझ गए। अपरिपक्व माने जिनका दिमाग अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। जैसे देखिए किशोरावस्था में जो लोग होते हैं, जो भी विद्यार्थी होता है, उसका दिमाग अपरिपक्व व्यक्ति होता है, तो उसको मार्गदर्शन किया जाता है जीवन के समायोजन हेतु, समझ गए। जीवन की गुणवत्ता हेतु ने, जीवन के समायोजन माने जीवन को बैलेंस करने के लिए। अब जीवन को बैलेंस करने का मतलब है कि बड़ों के साथ कैसे बातचीत करना, किसको इज्जत देना है, समझ गए। कहाँ पे सख्ती से आना है, हमारे साथ कोई अन्याय कर रहा है तो वहाँ पे हमको भी एक्शन लेना है। तो यही सब क्या होता है, परिपक्व बला व्यवस्था, ये सब होता है, ये सब व्यक्ति समझाया जाता है उनको। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है, तो ये सी, दोनों उसमें सक्रिय अचेतन मन और व्यक्ति की दमित इच्छाएं होती है। सिगमंड फ्रायड का है ये दोस्तों। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है, उसमें सक्रिय अचेतन मन और व्यक्ति की दमित इच्छाएं। सक्रिय अचेतन मन, ठीक है। इनमें से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है, कह रहा है निम्नतम स्तर। स्मृति स्तर क्या हो जाता है, निम्नतर स्तर होता है शिक्षण का, समझ गए। शिक्षण का निम्नतर स्तर क्या होता है, स्मृति स्तर। हाँ, तो ये समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो स्मृति माने याद वाद रटने उठने का जो काम होता है, ये सबसे निम्नतम, सबसे छोटा स्तर होता है, समझ गए। अब अगला है 11 नंबर में तर्क संगत ज्ञान का तात्पर्य। तर्क संगत ज्ञान का तात्पर्य, ये ऑप्शन सी, थोड़ा अमूर्त और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण होता है ये। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तात्कालिक परिणाम है, तो ये छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर में, देखिएगा यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक आधार के लिए जानकारी के क्षेत्र है, स्रोत है। मनोवैज्ञानिक आधार के लिए जानकारी के क्षेत्र या स्रोत हैं, तो ये सभी हो जाएगा। देखिए मनोवैज्ञानिक जानकारी के क्षेत्र, सीखने की प्रक्रिया भी होगा, शिक्षण विधि भी होगा, छात्रों की विशेषताएं। देखिए हम कहे थे ना, जहां भी ऑप्शन डी आपको दिखे ये सभी ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन डी आगे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ गए।
कहता है सीखना एक स्वाभाविक क्रिया। देखिए दोस्तों, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया, सही बात है। किसके लिए? शिक्षार्थी के लिए, व्यक्ति के लिए, शिक्षक के लिए। यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि 2-3 ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थी के लिए भी है, व्यक्ति के लिए भी, शिक्षक के लिए भी है। पर हम आपको सिखाए थे कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ना, वही आपका उत्तर होगा। तो हमको ये बताइए, शिक्षार्थी भी होगा, शिक्षक भी होगा, व्यक्ति, तीनों जब होगा तो लास्ट ऑप्शन एक चेक कीजिए, जीवित जीव का। ये जीवित जीव भी होगा। क्यों होगा दोस्तों जीवित जीव? क्योंकि जो जीवित जीव हैं, जीवित जीव, मेरा कहने का उद्देश्य है ये कि जैसे आदमी तो जीवित जीव हुआ, और साथ में जानवर भी है, पशु पक्षी भी, सब तो आता है जीवित जीव में, सब तो सीखते रहते हैं। सिर्फ आदमी थोड़ी सीखता है, पशु पक्षी भी सीखते हैं। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यही सही होगा। इसीलिए हम आपको शुरू में ही सब तरीका समझा दिए थे। कौन सा कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान है? बुनियादी माने बेसिक, जो बेसिक प्रतिमान है। तो देखिए, हम आपको एक और चीज सिखाए थे आपको कि जहां पे ऑप्शन 2 गो सही रहेगा, जैसे कहेगा ए और बी दोनों, तो वहां पे भी संभावना होगा कि वो वही ऑप्शन सही होगा। जैसे देखिए, सीखने का प्रतिमान हो गया, निर्देशात्मक प्रतिमान हुआ। देखिए सी में क्या दिया है? दोनों, सीखने का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान। तो इस तरह का ऑप्शन देखिए, ऑटोमेटिक वो सही हो जाता है। इन 95% केस में ऐसा होता है, समझ गए? तो शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान, बुनियादी में जो बेसिक, तो सीखने का प्रतिमान और देखिए, और निर्देशात्मक प्रतिमान। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर में दिया है कि स्मृति को कौन ये किया है, समझ स्तर किसका, कौन कौन जो मनोवैज्ञानिक हैं, सब क्या क्या दिए हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपको याद करना है स्मृति में क्या है, स्मृति का क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्मृति स्तर को किसने दिया है? हर्बर्ट ने, समझ गया? स्मृति। और समझ को मॉरिसन ने। देखिए समझ में बीच में म है ना, म से बना देंगे मॉरिसन, म से मॉरिसन। स्मृति हर बार रटना पड़ता है। देखिए यहाँ पे रट जैसा लिखा हुआ है ना, हर्बर्ट में रट आ रहा है ना लास्ट में। स्मृति मने रटना, स्मृति मने याद करना। याद कैसे करते हैं बच्चे? रट के। तो स्मृति स्तर को किसने दिया? हर्बर्ट ने। हर्बर्ट मने रटना, समझ गए? इस तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए ट्रिक। रिफ्लेक्टिव स्तर को हंट दिया, रिफ्लेक्टिव होना माने हटना, रिफ्लेक्टिव होना माने हटना, समझ गए? तो रिफ्लेक्टिव का क्या होगा? हंट। याद रखिएगा ये सब। एक शिक्षार्थी का विकास किससे जुड़ा हुआ है? देखिए दोस्तों, बिहार स्टेट में क्वेश्चन पूछा है 2024, 21/5/2024 में। एक शिक्षार्थी का विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो बताइए। ये संज्ञानात्मक विकास से। किससे? एक शिक्षार्थी माने विद्यार्थी, समझ गए? शिक्षार्थी माने शिक्षक नहीं होता, शिक्षार्थी माने विद्यार्थी का विकास किससे जुड़ा हुआ है? संज्ञानात्मक विकास से। किससे दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास से। याद रखिएगा ये बात आप। तो संज्ञानात्मक विकास, माइंड में ये बात को आप सेट कर लीजिए। प्रभावी विकास, मनोगत्यात्मक, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, समझ गए? ये होगा कौन? यही विद्यार्थी का विकास किससे होता है? संज्ञानात्मक से होता है। जो सबसे उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा। संज्ञानात्मक में जो याद करने की क्षमता होती है, और संज्ञानात्मक में ही सब कुछ आता है। चिंतन स्तर, समझ स्तर, याद करना, स्मृति स्तर, सब संज्ञानात्मक के अंदर ही है, समझ गए? अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिख भी दिया है, संज्ञानात्मक विकास मानसिक क्रियाओं जैसे सोच, समझ, सीखने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं का विकास है। सब संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? कह रहा छात्रों को अगर पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है तो उसमें कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? आपको हम सिखाए थे कि जो ऑल ऑप्शन होगा, जहाँ पे सभी दिया रहेगा वही सही होगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी होगा। पर ऐसे ही आंख मूंद के नहीं मारना, आपको थोड़ा सा समझ भी लेना है। सीखने की शैली, देखिए सीखने की शैली, सही बात है। व्यक्तित्व देखिए हिंदी में आपको कठिन लग रहा है, इंग्लिश बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्सनालिटी। कहता है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये भी जरूरी है। जो बच्चा जिस समाज में रहता है, वो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी उसके सीखने के लिए, क्योंकि समाज में भी तो बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, समझ गए? समाज कहिए, उसी को पर्यावरण कहिए, प्रकृति कहिए, जो भी कह लीजिए, ये सब एक ही बात है। तो वहां से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। 18 के बाद 19 में अनुभवजन्य ज्ञान वह है जिसे विद्यार्थी प्राप्त करता है। अनुभवजन्य, जो अनुभव से होता है। तो विद्यार्थी अपना अनुभव कैसे? कल्पना से नहीं। लग तो रहा है कल्पना भी होगा, लग रहा है पढ़ना भी होगा, शिक्षा का व्याख्यान, जो हम क्या बस सिखाए थे आपको, जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा, उसका अपना अवलोकन से, वो बच्चा अपना अवलोकन माने ध्यान देना। जब बच्चा किसी चीज पे अपना ध्यान लगाता है ना, तो उसको अनुभव जन्य ज्ञान से वो प्राप्त करता है, समझ गए?
तो ये बेस्ट ऑप्शन की ओर जाना है, उसका अपना अवलोकन। जैसे विद्यार्थी देख रहा है, उसको आप बता दिए कि देखिए भाई 4 पैर होता है, काला रंग का होता है तो बकरी होता है, ठीक, उसको बकरी बोलते हैं। पर अगर वो भेड़ देख लेगा तो कहेगा अरे भेड़ के पास भी तो 4 है, पर इसका रंग बदला हो, तो उसको लगे कहीं ना कहीं मतलब कंफ्यूज करेगा बच्चा। पर कहीं कहीं वो दिमाग भी ये दौड़ा सकता है कि अरे लगता है इसको ये देखो बकरी के जैसा ही लग रहा है। तो अपने गार्जियन से पूछेगा कि पापा बाबा बताइए ये क्या है, तो उसको बताएंगे देखो बेटा वो बकरी है, बकरी काला रंग का होता है, पर ये देखिए भेड़ है, इसका रंग दूसरा है। वहां पे गार्जियन उसको समझाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है ना, बच्चा अपना अवलोकन करता है, अपना ध्यान देता है, समझ गए। तो बहुत देखिए उदाहरण बहुत सारा हो सकता है, हम अपने तरीके से आपको समझाते हैं। आप किन तरीकों से कहानी का कथानक बदल सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे अब देखिए संश्लेषण का अर्थ आपको मालूम नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। बोध, अनुप्रयोग, ये सब का अर्थ आपको मालूम, यही टेक्निकल वर्ड हैं, इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में टेक्निकल वर्ड ही विद्यार्थी को ज़्यादा परेशान करते हैं, वो टीचिंग उसको हम सही कर देंगे। अनुप्रयोग मने क्या होता है, एक्शन, एक्सपेरिमेंट करना। अनुप्रयोग मने एक्सपेरिमेंट करना, एक तरह से आप समझिए। अब बोध मने समझ, बोध मने समझ। संश्लेषण, संश्लेषण मने ढेर सारी चीज़ों को एक तरह मिला करके कुछ नए चीज़ों का निर्माण करना। बात समझिए, संश्लेषण किसको कहते हैं, मतलब ढेर सारे चीज को एक तरह मिला लीजिए, उससे कुछ नया निर्माण कीजिए, तो उसको संश्लेषण कहा जाता है। ज्ञान तो आप जान ही रहे हैं। तो कह रहा है आप किन तरीकों से कहानी का कथानक बदल सकते हैं। कथानक माने दोस्तों, कथानक माने कहानी का रूप, मतलब कहानियां आप बदल सकते हैं। कहानी का जो अंदर का जो बातें हैं, समझ गए, उसको आप बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, तो कहानी में क्या क्या चीज होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, समझ गए। जैसे देखिए पात्र होना चाहिए, घटना होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए। तो ये सारा चीज आपके पास होगा, सब चीज को मिला करके एक नया निर्माण करना है, तो इस संश्लेषण प्रक्रिया हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, एक नया निर्माण करना पड़ेगा ना। कथानक के जब बदल जाएगा तो एक नया निर्माण होता है वहां पे, समझ गए। कथानक मैंने कहानी चेंज कर देना, कहानी का विषय वस्तु चेंज कर देना। चलिए, शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण है। करा शिक्षण के पूर्व माने शिक्षण के पहले, अब यह पढ़ाए नहीं है, पढ़ाने से पहले क्या सक्रिय चरण होना चाहिए, उसमें क्या शामिल है बताइए दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, फीडबैक। देखिए यहाँ इंग्लिश में आ गया है फीडबैक या पुनर्वलन या प्रतिपुष्टि। तो कह रहा है फीडबैक, तो फीडबैक पहले लिया जाता है, नहीं, फीडबैक बाद में लिया जाता है। आप पढ़ाएंगे तब ना, जैसे हम ही आपको कह रहे हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में कुछ कीजिएगा, तो हमारा वीडियो आप पहले देखेंगे तभी तो आप कमेंट करेंगे, तो फीडबैक बाद में होता है। तो फीडबैक तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सीजिंग, कक्षा का आकार बढ़, देखिए कक्षा का आकार से कोई लेना देना नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। प्रेजेंटेशन ऑफ उत्तेजनाओं की प्रस्तुति, ये भी नहीं, उत्तेजना दिखाना है बच्चों के सामने, आप उत्तेजित हो जाएंगे तो क्या बच्चे सीख जाएंगे, नहीं, तो ये भी गलत। अब लास्ट में बचा ऑप्शन डी, शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय। हाँ ये सही होगा, क्योंकि शिक्षण कराने से पहले आपको देखिए लेसन प्लान बनाना होता है। आप बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, तो हाँ आप जानते होंगे। तो शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय, रणनीति माने हमको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, वो चीज तो हमको पहले से ही सेट करना होता है। ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 2024 में पूछा क्वेश्चन। और भी कुछ कुछ तरीके हैं। प्रवेश स्तर की दक्षता का मूल्यांकन करना, कि किस क्लास में बच्चा आ सकता है, उसका एक टेस्ट लिया जाता है। अधिगम के उद्देश्यों की परिभाषा, अधिगम का जो उद्देश्य है उसकी परिभाषा। रणनीतियों के बारे में निर्णय, विषय वस्तु सहायक विचारों की जांच करना, अधिगम के विभिन्न तरीकों का परिभाषित करना। अब अगला क्वेश्चन, समाज में रूढ़िवादिता एवं अनैतिक रीति रिवाजों के प्रचलन का कारण क्या है, बताइए दोस्तों। समाज में रूढ़िवादिता, जो रूढ़िवादिता माने पुराना सोच और उस सोच में बदलाव नहीं करना, समझ गए। जैसे दहेज प्रथा है, तो दहेज लोग ले रहे हैं, तो दहेज अब तो नहीं लेना चाहिए। इस तरीके से चीजें रूढ़िवादी हो जाती है। तो रूढ़िवादी और अनैतिक रीति रिवाजों के प्रचलन का क्या कारण है, तो ये क्या कारण है दोस्तों, तो बताइए। ये होगा, देखिए गरीबी, आपको लग सकता है कि गरीबी हो, पर गरीबी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, गरीबी नहीं होगा। जाति व्यवस्था वर्ग में अंतर, ये लग रहा है कि ये होगा। जागरूकता की कमी और अशिक्षा, ये भी लग रहा है, ये भी होगा। धार्मिक कट्टरवाद, ये तीनों लग रहा है, बी सी डी तीनों। पर हम आपको क्या सिखाया, जो बेस्ट ऑप्शन होगा उस पे जाना है। तो जाति व्यवस्था वर्ग में अंतर है, यहाँ दिमाग लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब कोई अलग अलग जाति का है, तो अलग अलग जाति में भी तो लोग अच्छे लोग होते हैं, अच्छे सोच वाले होते हैं, समझ गए। तो ये जाति व्यवस्था भी हम एक तरह से गलत कर देंगे। अब देखिए जागरूकता की कमी और अशिक्षा, हाँ जागरूकता की कमी के कारण भी ये चीज होता है। अशिक्षा माने अनपढ़ लोग, अनपढ़ मतलब उस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, तो वहां भी क्या होती है, चीजें थोड़ा सा अच्छे से लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ा सा सही होने की संभावना है। और धार्मिक कट्टरवाद, लोग धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, पर उनका और चीजों में सोच होता है, वो बेहतर हो सकता है, समझ गए। तो जागरूकता की कमी और अशिक्षा, ये सही होगा, ठीक है।
चलिए हम आपको समझा रहे हैं अच्छे से। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप लाइक कीजिएगा और हमको कमेंट में कुछ अच्छा सा लिखिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको रोज पढ़ाते रहें। कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृष्टिकोण नहीं माना जाता है? करा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृष्टिकोण नहीं है, मैंने इसके लिए जरूरी नहीं है दृष्टिकोण, मैंने उसमें क्या जरूरत नहीं है अभी यह समझिए, समझ गए? या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नहीं माना जाता है तो किसको? यहाँ देखिए वैचारिक जरूरी है भाई, एकीकृत मैंने इंटीग्रेटेड करके पढ़ाना, एकीकृत करके बहुत सारे चीज को एक में मिला करके पढ़ाना समझाना, उसको एकीकृत कहते हैं। ये भी सही है, ये भी जरूरी है। अब प्रोसेस एक प्रक्रिया है, ये वो भी ठीक है। प्रोसेस से गुजरना होता है, पहले बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद उसको समझाना, इस तरीके से क्या होता है, प्रोसेस से काम होता है पढ़ाई वाला। तो ये देखिए निरंकुश, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा सही। निरंकुश क्या होगा? निरंकुश का इसमें जरूरत नहीं है पढ़ाई में। निरंकुश माने अपना शासन चलाना। अगर टीचर अपना शासन चलाएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है समस्या आधारित शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं क्या है? हम आपको क्या बताए थे, सारा ऑप्शन चेक करना है। कक्षा की गतिविधियां एक समस्या के इर्द गिर्द निर्मित होती है। सही बात है दोस्तों, जो कक्षा की जो गतिविधियां, जो क्लास की एक्टिविटी होती है, एक समस्या के इर्द गिर्द निर्मित होती है। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ समस्या आपको बना रहेगा। कभी विद्यार्थी तंग करेगा, कभी लाइट कम रहेगा, कभी आपका आवाज नहीं आएगा, कभी हर विद्यार्थी का अलग अलग एक्टिविटी होता है तो परेशानी थोड़ी सी आती है, उसमें समस्या आती है। छात्रों को पूछताछ करने और सीखने की पहल करनी होगी। समस्या आधारित, हाँ समस्या आधारित कैसे पता चलेगा? तो छात्रों को पूछताछ भी करना पड़ेगा, ये भी सही होगा, माने दोनों सही हो सकता है। छात्रों को अपनी शिक्षा में एक जिम्मेदारी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाता है। जब बच्चा को आप जिम्मेदार बनाइएगा धीरे धीरे तो उसको एहसास होगा कि अरे बहुत सारी समस्या आती है। आपको भी अगर घर का जिम्मेदारी दे दे तब आपको पता चलेगा कि जिम्मेदारी क्या, अब कितनी परेशानी आती है, तभी तो वो समस्या आएगा। इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी। हम आपको सिखाए थे कि जहां भी इनमें से सभी ऑप्शन रहेगा वो हर जगह सही होगा। 95% केस में ऐसा होता है। तो देखिए इनमें से सही बेस्ट ऑप्शन क्या है? इनमें से सभी होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ भी दिया है इनमें से सभी। अब कहता है सहयोगात्मक अधिगम में कौन सा उत्तरदायी है? सहयोगात्मक अध्ययन में कौन सा उत्तरदायी है बताइए? सहयोग करना, ये व्यक्तिगत हो सकता है, समूह हो सकता है। आपको हम क्या सिखाए थे? जहां पे दोनों करके दे देगा कि पहला दूसरा दोनों सही, ये भी सही हो सकता है, ये सही होने की ज्यादा संभावना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ये सब ट्रिक हमारा काम कर रहा है ना, देख सकते हैं आप। 29/5/2024 में पूछा गया। कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है मेरा क्लास। ये सब का अगर पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल जुड़वा है। तो जुड़वा क्या है दोस्तों? ये गतिविधियां हैं, याद रखिएगा। कैसे? अब देखिए प्रक्रिया भी लगेगा आपको, उद्देश्य भी लगेगा, भागीदारी भी लगेगा, पर जो बेस्ट ऑप्शन है उसके पास जाना है। बेस्ट ऑप्शन के पास कैसे जाएंगे हम तरीका बता देते हैं, अभी समझ कर रहा है। शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल है। देखिए शिक्षण और सीखना ये दोनों में गतिविधि आप जितना करेंगे, एक्टिविटी बच्चों से जितना करवाएंगे, जितना एक्टिविटी बच्चों से कराएंगे तो उतने ज्यादा वो सीख पाएगा। या सीखना बताए थे ना, सीखना क्या एक अभ्यास का चीज है, गतिविधि। उसको आप एक चीज सिखा दिए, उसके बाद आप कोई चीज पढ़ा दिए, उससे आप पूछ ही नहीं रहे हैं, उसका ग्रुप डिस्कशन करा ही नहीं रहे हैं, तो अभ्यास नहीं कराए, रिविजन नहीं कराए, तो ये सब क्या एक तरह का एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी नहीं कराएंगे। एक्टिविटी क्या होता है ना, बेस्ट है इसमें। प्रक्रिया भी ठीक है, उद्देश्य भी ठीक है, भागीदारी भी ठीक है, पर गतिविधियां जो है एक्टिविटी, ये बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए इसको सही मानेंगे। 26 हो गया दोस्तों। अब 27 इनमें से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है? निम्नतर, हम देखिए 2 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। रिपीट माने कि 2 अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्मृति स्तर जो सबसे निम्नतर है ना, स्मृति स्तर है। समझ स्तर भी ठीक है, चिंतन भी ठीक है, निरीक्षण भी, पर जो सबसे निम्न है वो कौन होगा दोस्तों? जो सबसे निम्न है वो कौन होगा? जो सबसे निम्न में हो जाएगा ये स्मृति स्तर, ठीक है, स्मृति स्तर याद रखिएगा। ये सब संज्ञानात्मक के अंदर आता है। ये सारा चारों सब क्या आता है? संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का सुझाव है कि शिक्षण की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का सुझाव क्या है? कि शिक्षण की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। कैसे? सुस्त, देखिए निगेटिव आ गया ना तो गलत हो गया, निगेटिव वाली चीजें गलत।
सुस्त नहीं होनी चाहिए। कोई भी शिक्षा शास्त्री क्या चाहेंगे कि सुस्त होना चाहिए, नहीं। आधुनिक जो शिक्षा प्रक्रिया है कैसा होना चाहिए, सुस्त नहीं। निगेटिव आ गया, गलत बताए थे ना। नियंत्रण में कठिनाई उत्पन्न करने वाला, देखिए कठिनाई उत्पन्न करने वाला, भाई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कठिनाई माने क्या, निगेटिव चीज है। रचनात्मक और मनोरंजक, हाँ ये देखिए सही हो सकता है। अकल्पनीय, अकल्पनीय नहीं, ये अकल्पनीय जो इमेजिन जिसका नहीं हो सकता वैसा पढ़ाई नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा हम बता दिए ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। देखिए आप यहाँ समझिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए 3 बार क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, अलग अलग शिफ्ट में देख रहे हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, कैसे, मूर्त से अमूर्त, ये भी ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की आप पढ़े होंगे BA DLED में। सरल से जटिल, ये भी सही है। तो इसमें मतलब ऑल कहे थे ना कि ऑल जिसमें दिया रहेगा वो आपका एकदम 100% सही होने की संभावना है। ठीक है, पर हाँ क्वेश्चन के आधार पर चलिएगा, कभी कभी नहीं भी होता है, वो हम ऐसे ही बोल देते हैं 100%। पर हाँ, पर कैसे 95% केस में तो एकदम सही होना है, हम देखे हैं। बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, कैसा, देखिए यहाँ भी देखिए आपको ऑप्शन डी दिख गया ना, ऑप्शन डी तो आप फटाक से मार दीजिए, पर इसमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, पढ़ना है, ऐसे ही नहीं मारना, आंख बंद करके नहीं मारना है दोस्तों। देखिए कैसे, छात्र उन्मुख होना चाहिए, ठीक है भैया। गतिविधि उन्मुख, उन्मुख माने उन्मुख अगर आए तो समझिए उस पर केंद्रित, छात्र केंद्रित, ठीक। गतिविधि केंद्रित, हाँ ये भी सही होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा, बुनियादी माने जो बच्चा का जो शिक्षा होता है, जो 1 to 5, 6 to 8 का जो शिक्षा होता है, 1 to 8 का पढ़ाई में, उसको बुनियादी शिक्षा ऐसे आप समझ लीजिए। जो बेसिक पढ़ाई, परियोजना उन्मुखी माने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वो भी जरूरी है, उसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो देखिए ऑल होगा इसमें सही, क्या होगा। हम 30 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। अब हम आगे क्या करेंगे, आप लोग जैसा कहेंगे करेंगे। अगर चाहते हैं कि अगला वीडियो भी इसका लाएं, अगला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, तभी हम अगला वीडियो ला पाएंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम फिर नहीं लाएंगे, हम बता देते हैं। आपका इंटरेस्ट के आधार पर ही हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हम फिर पढ़ाना बंद कर देंगे इसको, समझ गए। तो आपको अच्छा लगेगा तो कहिएगा कि हाँ सर कंटिन्यू कीजिए, तो हम अगला वीडियो लाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।